यह कहानी एक छोटे सी गांव की है जहां पुराना पेड़ था जिसे लोग आत्मा का पेड़ कहते थे। गांव के लोगों का मानना था कि इस पेड़ के नीचे कोई भी रात बिताएगा तो उसकी मौत हो जाएगी। कई सालों से कोई भी उस पेड़ के पास रात में नहीं जाता था। एक बार गांव में एक नई नवेली दुल्हन मीरा आई। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था और वह अंधविश्वास समझती थी। उसने ठान लिया कि वह उस पेड़ के नीचे रात बिताएगी और सबको साबित कर देगी कि वह ऐसी कोई आत्मा नहीं है। मीरा ने एक रात अपने पति से कहा, मैं आज इस पेड़ के नीचे रात बिताने जा रही हूँ ताकि गांव के लोगों को इस अंधविश्वास से बाहर आ सके। उसका पति डर के कांपने उठा, लेकिन मीरा जिद कर आगे वो कुछ नहीं कर सका। रात के समय मीरा एक कंबल लेकर पेड़ के नीचे जाकर सोने लगी। कुछ देर तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन आधी रात के बाद अचानक पेड़ के आसपास ठंडी हवा चलने लगी। हवा के साथ साथ कुछ फुसफुसाहटें भी सुनाई देने लगी। मीरा ने सोचा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन धीरे धीरे फुसफुसाहट तेज हो गई। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसके पास आकर उसके कान में कुछ कह रही हो। मीरा ने डर के मारे अपनी आंखें खोल दी और देखा उसके सामने एक सफ़ेद साया खड़ा है। वो साया एक औरत था जिसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखों में सिर्फ गुस्सा था। वो औरत धीरे धीरे मीरा के पास आ रही थी और मीरा के पैरों तले जमीन खिसक रही थी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने साथ देना बंद कर दिया था। साया उसके पास आकर बोली, तू क्यों आई है यहाँ? ये जगह हमारी है और यहाँ सिर्फ हमारा राज चलेगा। तुझे इसकी सज़ा मिलेगी। मीरा ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और ज़ोर से चिल्लाई। सुबह गांव के लोग पेड़ के पास पहुँचे तो उन्होंने मीरा को बेहोश पाया। उसे होश में लाया गया, लेकिन वो कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। उसकी आंखों में खौफ था और वह बार बार उस पेड़ की तरफ इशारा कर रही थी। उस दिन के बाद से मीरा कभी ठीक नहीं हो पाई। वो हमेशा उस पेड़ और उस आत्मा के बारे में बड़बड़ाती रहती थी। गांव वाले का अंधविश्वास और भी गहरा हो गया और किसी ने फिर कभी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं की। ये घटना सभी के लिए एक सबक बन गई थी कि कुछ रहस्य कभी नहीं सुलझाने चाहिए और कुछ जगहों पर इंसान का कदम रखना मना होता है। मीरा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसका पति राजीव गांव के सभी हाकिमों और वैद्यों के पास गया, लेकिन कोई भी मीरा की हालत को ठीक नहीं कर सका। उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सा डर बना रहता था और उसकी आंखें किसी अनजान खौफ से भरी हुई थी। वो बार बार उस पेड़ की तरफ इशारा करते रहती थी। वो आ रही है, वो मुझे ले जाएगी। राजीव ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गांव के कुछ बुजुर्गों से उसने सुना था कि उस पेड़ के नीचे कई साल पहले एक भयंकर हादसा हुआ था। उस हादसे में एक औरत जिसका नाम राधा था जलकर मर गई थी। लोग कहते थे कि राधा का पति एक बेहद निर्दयी इंसान था जो राधा को बहुत सताता था। एक दिन उसने राधा को उसी पेड़ के नीचे जिंदा जला दिया था। तभी से लोग कहते थे कि राधा की आत्मा उस पेड़ के आसपास भटकती है वो और हर उस औरत को बदला लेती है जो उसके पास आती है। राजीव को यकीन हो गया कि मीरा पर उसी राधा की आत्मा का साया है। उसने फैसला किया कि वह उस आत्मा से सामना करेगा और अपनी पत्नी को बचाएगा। गांव में कुछ लोग राजीव को मना करने लगे, लेकिन राजीव ने किसी की नहीं सुनी। वो अपने खुद दोस्तों के साथ उस रात पेड़ के पास पहुंचा जहां मीरा ने रात बिताई थी।
पेड़ के पास पहुंचते ही वहां की हवा और माहौल बदलने लगा। ठंडी हवाओं ने पूरी इलाकों को घेर लिया और अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। राजीव ने हिम्मत जुटाई और पेड़ के नीचे खड़ा होकर चिल्लाया, राधा राधा राधा, तुम किधर हो? अगर तू यहाँ है तो सामने आ। मैं जानना चाहता हूँ कि तू क्यों मेरे पत्नी को सता रही हो। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर अचानक पेड़ के पीछे वही सफ़ेद साया प्रकट हुआ। ये वही साया था जिसने मीरा को देखा था। राधा की आत्मा धीरे धीरे राजीव की तरफ बढ़ने लगी। उसके जलते हुए चेहरे से गुस्से के साफ झलक रहा था। वो बोली, तूने मुझे क्यों बुलाया? तेरी पत्नी ने मेरे साथ वही किया जो मेरे साथ पहले हुआ था। उसने मेरे दर्द को नहीं समझा। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। राजीव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तो तुझे क्या चाहिए? तेरी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? राधा ने धीमे स्वर में कहा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। जिस तरह मुझे जलाया गया उसी तरह मेरे कातिल को भी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन उसे कभी सज़ा नहीं मिली। मेरी आत्मा आज भी जल रही है। राजीव समझ गया कि राधा की आत्मा न्याय की खोज में है। उसने गांव में बुजुर्गों से उस घटना की पूरी जानकारी इकट्ठा किया। पता चला कि राधा के पति, जो कि उसका कातिल था, गांव छोड़कर भाग गया था और उसे कभी सज़ा नहीं मिली। राजीव ने गांव के सरपंच और अन्य बुजुर्गों से बात की और राधा की आत्मा की शांति के लिए गांव में एक बड़ा हवन करने का फैसला किया। सभी ने मिलकर उस पेड़ के नीचे राधा के नाम पर एक स्मारक बनाया और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उस रात के बाद मीरा की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। उसके चेहरे से डर गायब हो गया और वो अब फिर से सामान्य हो गई। गांव वाले का मानना था कि राधा की आत्मा को आखिरकार न्याय मिल गया था और वो अब शांति में थी। गांव में अब कोई उसे पेड़ के पास जाने से नहीं डरता था, क्योंकि अब वहाँ राधा की आत्मा का साया नहीं था। लेकिन इस घटना ने सबको सिखा दिया कि भले ही आत्मा ना देखे, उनके दर्द और न्याय की आवश्यकता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। हवन और प्रार्थनाओं के बाद गांव में शांति लौट आई थी और मीरा भी ठीक होने लगी थी। लेकिन राजीव के मन में अभी भी कुछ सवाल थे। उसने सोचा, क्या राधा की आत्मा को वास्तव में शांति मिल गई है या फिर भी कुछ बाकी है? उसे इस बात की चिंता सताने लगी कि क्या हवन और पूजा वास्तव में काफ़ी थे या कहीं और कुछ ऐसा रहस्य था जिसे किसी ने अब तक नहीं जाना था। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक अजीब घटना घटी। उस पेड़ के पास रहने वाले लोगों ने कहना शुरू किया कि रात के समय किसी औरत के रोने की आवाज़ें फिर से सुनाई देने लगी है। पहले तो लोगों ने इसे महज हवन समझा, लेकिन जब कोई लोगों ने वही आवाज़ सुनी तो डर फिर से बढ़ने लग गया। राजीव को जब यह बात पता चली तो उसे यकीन हो गया कि राधा की आत्मा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उसने एक बार फिर से गांव के बुजुर्गों से बात की, लेकिन इस बार उसने कुछ पुराने दस्तावेज की छानबीन करने का फैसला किया। उसे गांव की लाइब्रेरी में एक पुरानी डायरी मिली जो राधा के परिवार से संबंधित थी। उस डायरी में राधा की ज़िंदगी में कुछ ऐसे सच लिखे थे जो अब तक किसी को नहीं पता थे। डायरी में लिखा था कि राधा को सिर्फ उसके पति ने नहीं, बल्कि गांव के कुछ और लोग भी इस घटना में शामिल थे। वो लोग उस जमीन पर कब्जा करने चाहते थे जहां राधा का घर था। राधा ने जब विरोध किया तो उन लोगों ने मिलकर राधा को पति को उस्काया और उसे मारने की साजिश रची। यह सच जानने के बाद राजीव का खून खौल उठा। उसने फैसला किया कि वो राधा की आत्मा को सच्चा इंसाफ दिलाएगा।
वो जानता था कि अब जब तक राधा को असली कातिलों का सज़ा नहीं मिलती तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। राजीव ने उन लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जो उस समय राधा के हत्यारों में शामिल थे। उनमें से कुछ अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनमें से एक जो उस समय सबसे ताकतवर था वो अब भी गांव के मुखिया था। राजीव ने इस सच्चाई को सामने लाने का ठान लिया। गांव की पंचायत बुलाई जहां राजीव ने डायरी और सारे सबूत पेश किए। गांव के लोग हैरान रह गए कि इतने सालों तक ये सच छुपा रहा था। मुखिया ने तो पहले तो इसे झूठ करार देने की कोशिश की, लेकिन जब कई और गवाह सामने आए तो उसकी साजिश का पर्दाफाश हो गया। आखिरकार पंचायत ने उस कातिलों को सज़ा सुनाई और उन्हें गांव से निकाल दिया गया। इस न्याय के बाद गांव में एक बार फिर हवन किया गया और राधा के नाम पर एक और स्मारक स्थापित किया गया। इस घटना के बाद पेड़ के पास से आने वाली रोने की आवाज़ें हमेशा के लिए बंद हो गई। गांव में फिर से शांति आ गई और राधा की आत्मा को आखिरकार इंसाफ मिला। राजीव और मीरा ने राहत की सांस ली और गांव के लोग भी इस बात पर यकीन करने लगे कि इंसाफ से बढ़कर कुछ नहीं होता है, चाहे वो इंसाफ के लिए या किसी आत्मा के लिए हो। राजीव ने अपनी पत्नी और गांव वाले से विदा किया कि वह हमेशा सच्चाई और न्याय के लिए खड़ा रहेगा, चाहे सामने कोई भी इंसाफ हो या किसी के आत्मा की पुकार हो। गांव में शांति लौट आई थी और राधा की आत्मा को न्याय मिलने के बाद सब ने राहत की सांस ली, लेकिन राजीव ने मन में एक अजीब सा बेचैनी हुई थी। हालांकि गांव में लोगों की लगा कि अब सब कुछ ठीक है, राजीव को अब भी रात को नींद नहीं आती थी। उसे लगता था कि जैसे कोई उसे देख रहा हो, कोई अदृश्य शक्ति जो अब भी उसकी परीक्षा ले रही हो। एक रात राजीव को अजीब सपना आया। उसने देखा कि वही पेड़ जिसके नीचे राधा की आत्मा रहती थी धुंध में घिरा हुआ है। पेड़ के पास राधा खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर दर्द नहीं था, बल्कि शांति और आभार की झलक रही थी। राधा ने राजीव को और देखा और कहा, तूने मुझे इंसाफ दिलाया, उसके लिए तेरा धन्यवाद। लेकिन मेरी कहानी यही ख़त्म नहीं होती है। इस गांव में और भी आत्माएं हैं जो न्याय की प्रतीक्षा कर रही है। राजीव अचानक घबरा कर उठ बैठा। वो समझ नहीं पा रहा था यह सपना था या राधा की आत्मा की ओर से कोई संदेश। उसने मीरा को उस बारे में बताया, लेकिन मीरा ने कहा कि शायद यह सब उसके दिमाग का वहम है, क्योंकि हाल ही की घटनाओं का उस पर गहरा असर पड़ा था। लेकिन राजीव के दिल में उस सपने की छवि बार बार कौंध रही थी। उसने गांव के बुजुर्गों और पुरानी कहानियों को खंगालना शुरू किया। उसने पाया कि राधा की घटना अकेली नहीं थी। गांव के पुराने इतिहास में कई और घटनाएं दबी पड़ी रही थी, जिसमें औरत और कमज़ोर लोगों पर अन्याय हुआ था, लेकिन वो घटनाएं समय के साथ भुला दी गई थी। राजीव ने तय किया कि वह उन दबी हुई कहानियों पर उजागर करेगा। उसने एक बार फिर से गांव के पुराने दस्तावेज और डायरी खोलने का शुरू की। एक औरत की डायरी में उसे चौंकने वाला सच पता चला। यह डायरी एक दूसरे औरत लक्ष्मी थी, जिसे सालों पहले उसके पति और ससुराल वाले ने मार दिया था। लक्ष्मी की मौत को भी एक दुर्घटना के रूप में दिखाया गया था, लेकिन उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिल रही थी। राजीव ने इस बारे में गांव वाले से बात की, लेकिन इस बार गांव के लोग उसकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। सभी ने सोचा कि अब और किसी पुरानी घटनाओं को उठाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन राजीव को यह यकीन था कि राधा की तरह लक्ष्मी की आत्मा भी न्याय की प्रतीक्षा कर रही थी। राजीव ने अकेले ही इस रहस्य को सुलझाने का बीड़ा उठाया। उसने लक्ष्मी के परिवार से जुड़े कुछ लोगों से बात की और धीरे धीरे उस
साजिश का पता चलने लगा, जिसमें लक्ष्मी को ज़्यादातर के लालच में मारा गया था। उसके पति और ससुराल वाले ने मिलकर उसे मार दिया था और उसके बाद से ही उसकी हत्या को छुपा दिया गया था। राजीव ने एक बार फिर गांव के पंचायत बुलाया और उस सबूतों को आधार पर लक्ष्मी की कहानी सामने रखी। गांव के लोग अब हैरान थे कि इतने सालों के रहस्य दफन था, लेकिन इस बार लक्ष्मी के हत्यारे गांव में नहीं थे। वो सालों पहले गांव छोड़कर भाग गए थे। हालांकि राजीव ने गांव वाले से वादा किया कि वह लक्ष्मी की आत्मा को भी न्याय दिलाकर रहेगा। उसने इस बार गांव में लोगों से मिलकर लक्ष्मी के नाम पर भी एक समारोह बनवाया और उसकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना की। उस रात राजीव को फिर से एक सपना आया। इस बार उसने राधा और लक्ष्मी को दोनों को देखा। वो दोनों एक साथ खड़ी हुई थी, शांत और प्रसन्न दिखाई दे रही थी। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हमें शांति मिल गई है। तूने जो किया वो इंसानियत के लिए एक मिसाल है, लेकिन याद रखा, इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें न्याय की ज़रूरत है। सुबह उठकर राजीव को एहसास हुआ कि उसकी यात्रा अब सिर्फ आत्माओं की मदद की तक ही सीमित नहीं थी। वो अब अन्याय के खिलाफ खड़ा होने का वाला एक सच्चा योद्धा बन चुका था। वो जानता था कि हर आत्मा को, चाहे वो जीवित हो या मृत, न्याय की आवश्यकता होती है और उसे न्याय दिलाने का उसका कर्तव्य था। राजीव ने गांव में एक नई पहल शुरू की, जहां हर किसी को अपनी आवाज़ उठाने का मौका दिया जाने लगा, ताकि भविष्य में किसी के साथ अन्याय ना हो। उसकी यह पहल पूरे इलाके में एक मिसाल बन के रह गई। अब राजीव का एक जीवन सिर्फ उसकी पत्नी और गांव तक ही सीमित नहीं था। उसने न्याय और सच्चाई के मार्ग पर चलने का प्रण लिया और उसकी यात्रा अभी कभी ख़त्म नहीं होने वाली थी। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी बस इतना ही थी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।